डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ईरान की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ऐसा मुआहदा नहीं करता जिसमें अमेरिका के खदशात दूर किए जाएं, उस वक्त तक ईरान पर बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाए। ट्रंप नाकाबंदी को ईरान पर दबाव का बुनियादी जरिया समझते हैं, ताहम अगर ईरान ने मौकफ ना बदला तो वो फौजी कार्रवाई पर भी गौर कर सकते हैं। ईरान के तेल के ज़खायर और पाइपलाइंस फटने के करीब हैं क्योंकि नाकाबंदी के बायस वो तेल बरामद नहीं कर पा रहे। पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक $25 अरब जो है वो खर्च हो चुके हैं। ग्वादर की जो बंदरगाह है उसने तकरीबन 11,000 मियारी शिपिंग कंटेनर्स को हैंडल किया है। एक ऐसी बंदरगाह के लिए जिसने पूरे 2025 में साल 2025 में तकरीबन 8,300 कंटेनर्स को हैंडल किया था, लेकिन जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से लेकर अब तक 11,000 कंटेनर्स जो हैं वहां पे हैंडल किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जनाब। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले ईरान अमेरिका के हवाले से बात करेंगे, वहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब भी जो है वो रुख करेंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया में आई है, वो वीलॉग में मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान जब तरक्की करता है, पाकिस्तान का जब नाम रोशन होता है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी आती है, तो क्यों ना उसे शेयर किया जाए। मैं अक्सर औकात ये कहता हूँ कि नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में तो बड़ी जो है वो डिस्कस होती है, और प्रॉब्लम्स हैं, हकीकत है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, दीगर परेशानियों के हवाले से हो। लेकिन जब कोई अच्छी खबर आती है तो वो भी शेयर होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके लिए कोई अच्छी चीज़ अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो भी आपका राइट है, आपको पता होना चाहिए। सो इंशाल्लाह अब मैं इसको आगे जाके अभी थोड़ी देर में आपके साथ जो है मैं शेयर भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले ईरान और अमेरिका का मामला। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ईरान की तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ऐसा मुआहदा नहीं करता जिसमें अमेरिका के खदशात दूर किए जाएं, उस वक्त तक ईरान पे बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। बेसिकली अमरीकी या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बहरी नाकाबंदी के बड़े फ़ैन हो गए हैं। वो समझते हैं कि जनाब इससे हमें बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, और जो काम बम बारूद के साथ हो रहा था वो इसको चलाए बगैर भी हो सकता है। सिर्फ आपने वहाँ पर जहाज़ खड़े करने हैं और आपने इनकी एक्सपोर्ट्स को हिट करना है। मुआशी तौर पे जो है वो ये क्रिपल कर जाएंगे और ये अपाहिज हो जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हमारी बात मान जाएंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जिसमें पहले आपने हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी ख़त्म करने जबकि जौहरी मुज़ाकरात बाद में करने की बात की गई है। दूसरी जानब ज़राए के मुताबिक अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा तैयार कर लिया है ताकि मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। ट्रंप ने कहा कि वो नाकाबंदी को बमबारी के मुकाबले में किसी हद तक ज़्यादा मौसर समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैं यही आपसे कह रहा था, जबकि ज़राए के मुताबिक मंगल की रात तक उन्होंने किसी फौजी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। ज़राए के मुताबिक इस वक्त ट्रंप नाकाबंदी को ईरान पर दबाव का बुनियादी जरिया समझते हैं, ताहम अगर ईरान ने मौकफ ना बदला तो वो फौजी कार्रवाई पर भी गौर कर सकते हैं। इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुआहदा करना चाहता है ताकि नाकाबंदी ख़त्म हो सके। ट्रंप ने ईरान के हवाले से कहा कि वो मामला हल करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं नाकाबंदी जारी रखूँ, मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके पास जौहरी हथियार हों। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के तेल के ज़खायर और पाइपलाइंस फटने के करीब हैं क्योंकि नाकाबंदी के बायस वो तेल बरामद नहीं कर पा रहे, ताहम बाज़ माहिरीन इस दावे से इतफाक़ नहीं करते। अच्छा, आम तौर पर ये मैं एक पॉलिटिशियंस जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ के ज़रिए जो है वो छोटे छोटे से पैगामात देते हैं अपने हरीफों को। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो यही कर रहे हैं, ये जो इंटरव्यूज़ देते हैं ना, वरना आप उठा के देखें जब से जंग शुरू हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं। वरना आम तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब आप कंपेयर कर लें ज़रा पाकिस्तानी सदर के साथ, उन्हें आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, मेरा ख्याल में शायद साल में वो एक इंटरव्यू देते होंगे। मैं अगर एक नहीं तो 2 दे देते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपको हर दूसरे दिन के बाद मीडिया टॉक भी करता हुआ नजर आएगा, वो आपको इंटरव्यू देता हुआ भी नजर आएगा। बेसिकली मकसद वो यही होता है, एक तो मुझे एंकर रोल रहे कि मैं आई एम द कमांडर इन चीफ, मैं सारा कुछ जो है वो संभाल रहा हूँ, और इसके साथ साथ ईरान को जो है वो इन ये जो मीडिया कैंपेन है या इंटरव्यूज़ हैं इसके ज़रिए एक मैसेजिंग भी जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान की नाकाबंदी जीनियस फैसला है, ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी खलाबाजों से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया है। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दी हैं। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। एक मौके पर ट्रंप ने बल्कि कन्फ्यूजन में ईरान की जगह जो है यूक्रेन की फ़ौज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी वो हार चुके हैं।
उन्होंने कहा कि ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही, ईरान की मईशत सख्त मुश्किलात का शिकार है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, ये बात ईरान भी जानता है और बाकी सब मुल्क भी। ट्रंप ने मजीद कहा कि आज रूसी सदर के साथ ईरान और यूक्रेन के मामले पर बातचीत हुई है कि बताया जाता है तकरीबन को 1.5 घंटे की फ़ोन कॉल थी। एड्डी लंबी फ़ोन कॉल, 1.5 घंटा मैं अपने दोस्तों से बात ना करूँगा भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मतलब इतनी लंबी गुफ्तगू जो है वो कि अब मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे जब ये बात मैंने की है ना, वो नाराज़ हो जाएंगे जब हमारे साथ 1.5 घंटा नहीं बात कर सकता। अच्छा जी, इसके अलावा अमेरिकी सदर ने कहा कि पुतिन ने बताया है कि वो ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। एक सवाल उनसे हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ओपेक से और ओपेक प्लस से जो है वो दस्तबरदार हो गया है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ट्रंप ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, मोहम्मद बिन सलमान बहुत होशियार है और वो शायद अपने रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में गुफ्तगू की है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि ईरान जंग के आगाज़ के बाद पहली दफ़ा अमरीका के वजीर जंग पीट हेग्सेथ और अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कीन कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने जो है वो पेश है। अब ये जो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है ये बड़ी अहमियत रखती है अमेरिका के अंदर, क्योंकि आम तौर पे जो भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ये उसके सामने पेश किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जंग हो माजी के अंदर, चाहे वो इराक वॉर हो, अफगानिस्तान की जंग हो या अब जिस तरह ईरान की जंग हो, तो यहाँ पे आके जो है वो ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है, कमेटी सवालात करती है, बड़े सख्त सवालात होते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे भी क्या कुछ हुआ है। तो इस मौके पे पीट हेग्सेथ ने कहा कि अभी जंग शुरू हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं, ईरान के साथ जंग इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम की जंगों से बहुत छोटी है, लेकिन वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स की जंग मुखालिफ और हौसला शिकन और लापरवाही वाले बयानात हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि सदर ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता, जंग को अभी 2 माह हुए हैं, यह अमेरिका की बका की जंग है, हम अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी अफवाज पर फख्र है, ट्रंप वाहिद अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। जनरल डैन कीन ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और पेशावर फ़ौज है, ईरान जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे, अमेरिका को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। डैन कीन ने कहा कि $1.5 ट्रिलियन का दिफाई बजट मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी के लिए तारीखी सरमायाकारी है, जदीद जंगों में तेज़ी से बदलती टेक्नोलॉजी के बायस ज़्यादा सरमायाकारी ज़रूरी हो गई है, दुनिया भर के मैदान जंग में अब टेक्नोलॉजी का किरदार बढ़ रहा है। अमरीकी दिफाई बजट के हवाले से जारी समात में डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जॉन ग्रिमेंडी ने पीट हेग्सेथ को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीट हेग्सेथ और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता की दलदल में धंस चुके हैं। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ने कहा कि ईरानी क़यादत और ईरान की फ़ौजी सलाहियत आज भी कायम है, अमरीका के 13 फ़ौजी हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं, तनाज़े ने ईरान के चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मजबूत कर दिया है, ईरान से जंग अमरीका का खुद को लगाया गया जख्म साबित हो रहा है। पीट हेग्सेथ ने डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन ग्रिमेंडी की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी बातें अमरीकी मुखालिफिन को प्रोपेगेंडे का मवाद फराहम करेंगी। मिस्टर जॉन ग्रिमेंडी, ट्रंप से नफरत ने आपको अंधा कर दिया है। एक जगह वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में आप धंसते चले जा रहे हैं इस दलदल के अंदर, और दूसरी जगह वो उनसे कहते हैं कि जी आप ट्रंप की नफरत में जो है वो अंधे हो चुके हैं। तो ये जो मैं भी आपसे कह रहा था ना कि आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर जो है वो काफ़ी पटाखे बजते हैं, तो ये बेसिकली वहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पीट हेग्सेथ से यहाँ पे कमेटी की जानिब से एक सवाल हुआ, हु आर यू बिहोल्डन टू, ट्रंप और द कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने कहा आपकी वफादारी जो है वो किसके साथ है, आइन के साथ है या डोनाल्ड ट्रंप के साथ है? हेग्सेथ ने हंसते हुए जवाब दिया, फ़ख्रिया तौर पर जनाब सदर और फ़ख्रिया तौर पर आइन से, यानी कि उन्होंने डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया, 50% थे 50% उधर। तो ये बिल्कुल उस तरह का सवाल नहीं होता जैसे बेटा आपको अम्मी ज़्यादा पसंद है कि अब्बू, तो कहते दोनों ही बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भी उसने आइन को और डोनाल्ड ट्रंप को उसने बराबर कर दिया कि जनाब दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। उनसे सवाल हुआ कि आपने जनरल जॉर्ज को क्यों निकाला, ये जो इनका बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जिनको फायर किया गया, उसके बारे में सवाल है। हेग्सेथ ने कहा हमें नई क़यादत की ज़रूरत थी। सवाल हुआ कि ईरानी स्कूल पर हमले के लिहाज से जहाँ बच्चे मारे गए, मिसाइलों के इस्तेमाल पर अमरीकी टैक्स दहंदगान का कितना खर्चा आया, ये जो आपने स्कूल उड़ाया है उससे कितना जो है वो आप खर्चा आया है? तो हेग्सेथ ने जवाब दिया, जी वो बदकिस्मत सूरत हाल ज़ेर तफ्तीश है, आई वुडंट टाई अ कॉस्ट टू दैट। उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, इसके साथ कीमत जो है वो नहीं लगाई जा सकती कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी सी ग्रेस होती, थोड़ी सी शर्म होती कि यहाँ पे वो यही कहते थे कि जनाब हमें अफसोस है इस बात का और मैं माफ़ी मांगता हूँ बतौर वज़ीर जंग के कि ये इस तरह का एक हादसा पेश आया इस जंग के आगाज़ में जिसमें कई जो है वो बच्चियाँ इस दुनिया से छोड़ के शहीद हो गई, चली गई। तो लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो शर्म नहीं थी कि वो यहाँ पे कम से कम इस बात का इकरार कर लेते। वो ज़ाहिर बात है इंक्वायरियाँ जो है वो तो होती रहेंगी,
लेकिन ये मामला जो है फिर भी इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी गई। इसके साथ साथ इस दौरान जब ये ब्रीफिंग हो रही थी तो पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक $25 अरब जो है वो खर्च हो चुके हैं। अब ये कमेटी के सामने, अच्छा ज़हन में रखिएगा कि जब कमेटी के सामने आप बैठते हैं ना और आप जो भी बयान देते हैं तो आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो ये पर्जरी के अंदर आता है, और पर्जरी का मतलब है सज़ा। तो आप जब वहाँ पे बैठते हैं आपको एक एक बात जो है वो सच बोलनी होती है। उन्होंने कहा ज़्यादा रकम जो है वो हथियारों और कुछ मेंटेनेंस और औलाद की तब्दीली पर खर्च हुए हैं। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने साल 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट की जो है वो दरख्वास्त की हुई है। तो लग इस तरह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बेसिकली जंगों का जो है एक चस्का सा लग गया है, और शायद आगे भी जो है वो कोई ना कोई, वैसे तो कई दफ़ा मीडिया में बात आ चुकी है कि अगली बारी क्यूबा की हो सकती है, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो भूत सवार हुआ है। सो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन की जो है वो ग्रांट मांगी गई है। इसके साथ साथ जब पीट हेग्सेथ एक्चुअली वहाँ पे आए तो उनको मुजाहिरीन ने एंट्रेंस के ऊपर जो है वो घेर लिया। मुजाहिरीन, जाहिर बात है वहाँ पे आप मुजाहरा कर सकते हैं, अमेरिका है, वहाँ पे आप मुजाहरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपको मुजाहरे से एक रात पहले ही जो है वो आहो। तो वहाँ पे जो है वो मुजाहिरीन आए और जो वज़ीर जंग है अमेरिका के, उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी की, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे वहाँ पे। बल्कि एक अमरीकी ये खातून सहाफ़ी ने जो है वो ये हेग्सेथ की वीडियो भी जो है वो जारी की, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस मौके पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हेग्सेथ के दाखिले के वक्त शदीद एहतजाज किया। चंद ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि एक खातून हेग्सेथ के करीब हथकड़ी लहराती हुई नजर आई। ताहम अमरीकी वज़ीर दिफा ने ना तो मुजाहिरीन के नारों का जवाब दिया और ना ही सहाफ़ियों के सवालात पर कोई रद्दमल जाहिर किया। अच्छा जी, इसके अलावा अमरीकी फेडरल रिजर्व ने अपनी शरह सूद जो है वो 3.5 से 3.75% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया। इंटरेस्ट रेट जो है उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसके अलावा ईरान से भी खबर शामिल करते हैं। ईरानी सिक्योरिटी के एक आला सतही जरिया ने प्रेस टीवी को, उनके जो मुकामी टेलीविज़न चैनल है, उसको बताया कि नाम नहाद बहरी नाकाबंदी की शक्ल में जारी अमरीकी बहरी क़ज़ाकी और डाकुओं का जल्द ही अमली और बेमिसाल इक़दाम से मुकाबला करेंगे। ज़राए के मुताबिक सब्र की हद होती है और अगर वाशिंगटन आबद हुर्मुज़ के इर्द गिर्द अपनी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखता है तो एक सज़ा देने वाला रद्दअमल ज़रूर होगा। उन्होंने कहा ईरान ने हालिया मुसल्लत करदा जंगों में साबित कर दिया है कि अमरीका को अब किसी गैर फ़ाल या पेशगोई के काबिल मुखालिफ का सामना नहीं है। इसके साथ साथ ईरानी पासदार इनकलाब की बहरिया के सियासी उमूर के नायब मोहम्मद अकबर ज़ादा ने कहा है कि अमरीका के किसी भी नए हमले की सूरत में ईरानी बहरिया अपनी हैरानकुन हिकमत अमली जो है वो इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा ईरान की कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन ने दावा किया है कि अमरीका के साथ जंग में हमारा पलड़ा भारी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जंग में फतह होने का दावा करते हुए कहा कि हमने अब तक अपने नए पत्ते नहीं खेले हैं। उन्होंने बताया कि हमारे हलीफ और भाई यमनी भी इंतज़ार में हैं कि कब इशारे मिले और वो आबना बाबुल मंदब को बंद करके अमरीका को एक और ज़रब लगाएं, जैसा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद करके अमरीका को नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी परचम वाले कंटेनर जहाज़ टॉस्का के हमले के 6 अफराद को अमरीका की तरफ से कब्जे के बाद रिहा कर दिया गया है, जबकि 22 दीगर अफराद ताहाल ज़ेर हिरासत हैं। ये बेसिकली वो ईरानी जहाज़ था जो सबसे पहले बेसिकली अमरीका ने अपनी इस नेवल ब्लॉकेट के बाद जो है वो कब्जे में लिया था। अब उसके अमले में से जो है वो 6 अफराद को अमरीका की जानिब से जो है वो रिहा कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो है वो सामने आई है कि अमरीका का जो जंगी बहरी बेड़ा है जेराल्ड आर फोर्ड, उसको जनाब वहाँ से निकालने का जो है वो प्रोग्राम बन गया है और 10 माह की डिप्लॉयमेंट जो है वो इसकी रही है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अब उसको जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। 3 जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो मशरक़ वस्ता के अंदर तैनात किए गए थे, अब उसमें से एक जो है वो उसको वहाँ से मूव किया जा रहा है। इसके अलावा अंदोलिया यानी कि जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी है, उनकी जानिब से जो है वो बेसिकली ये फिगर जो है वो शेयर किया गया, चार्ट जो है वो शेयर किया गया है और इसके अंदर बताया गया कि 2 माह की जो ईरान की जंग हुई है उसमें कितने अफराद जो है शहीद हुए हैं। इनकी जो टॉप सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है उसमें से कितने अफराद जो है वो शहीद हुए हैं और उनमें उनकी जगह कितनों को जो है वो एक्चुअली तैनात किया गया। मतलब मैं सिर्फ ओहदों के लिहाज से नामों में तो मैं नहीं जाऊँगा। एक तो इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei वो शहीद हुए। इसके साथ साथ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी वो 27 तारीख को वो शहीद हुए। इसके अलावा सुप्रीम डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी वो 28 फरवरी को शहीद हुए। उसके बाद ईरान की जो आर्म फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो भी 28 फरवरी को शहीद हुए। डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफा
वो भी 28 फरवरी को शहीद हुए। पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ वो भी 28 फरवरी को शहीद हुए। जो इनके इंटेलिजेंस के जो मिनिस्टर हैं वो 17 मार्च को जो है वो शहीद हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान इनकलाब के जो नेवी के कमांडर थे वो 26 तारीख को जो है 26 मार्च को वो शहीद हुए। इसके अलावा पाकिस्तान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ थे वो 6 अप्रैल को शहीद हुए। इसके अलावा बसीज फोर्स के जो सरबराह थे वो 17 मार्च को शहीद हुए। हेड ऑफ सुप्रीम लीडर्स मिलिट्री ऑफिस वो जनाब 28 फरवरी को पहले एक जो है वो शहीद हुए, उनकी जगह एक और साहब को जो है वो लगाया गया, वो मार्च के अंदर शहीद हो गए। उसके बाद ईरानियन आर्म फोर्सेस डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ वो भी मार्च के अंदर जो है शहीद हुए। और इनमें से ज़्यादा की ये जो अगर आप चार्ट देखें तो इनमें से कई लोग जो हैं वो अभी तक उनकी जगह पे किसी को तैनात ही नहीं किया गया है, इनकी पोस्ट जो हैं वो अभी भी खाली हैं। ये चार्ट है जिससे आपको पता लगे कि ईरान की जो बेसिकली लीडरशिप है उसे किस तरह जो है वो टारगेट किया गया है। इसके साथ साथ ये एक तस्वीर जो है वो आपके सामने है, ये बेसिकली यूएस नेवी का एक ड्रोन है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पर्शियन गल्फ के ऊपर जो है वो परवाज़ भर रहा था। तो इस दौरान जो है वो 27 अप्रैल को ये डैमेज हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है इसे, लेकिन ये बग़ैर उसके जो है वापस लैंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन इसको कोई ना कोई हिट ज़रूर हुई है, या ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या इसको हिट हुई है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये दूसरा जहाज़ है ऐसा जिससे पहले भी इस तरह का एक ड्रोन जो है वो पहले भी, और ये बड़ा महंगा तरीन ड्रोन है ये, तो ये पहले भी एक ड्रोन जो है वो हिट हो चुका है। अभी एक और ड्रोन जो है वो बताया जाता है कि उसे भी जो है वो हिट हुआ है। इसके अलावा ड्रोन्स की बात हो रही है तो ईरान की ये फुटेज है जहाँ पे उन्होंने अपने शहीद 136 ड्रोन जो हैं उनको उनकी परेड की, मतलब सड़कों के ऊपर जो है वो परेड की। बेसिकली मकसद यही होता है कि अवाम को जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जाए कि हमारी दिफाई सलाहियत जो है वो बड़ी मजबूत है, तो वहाँ पे इस परेड का जो है वो एहतमाम किया गया। इसके अलावा ईरान की ही ये एक करमन का जो एक शहर है वहाँ की ये फुटेज है जहाँ पे मुजाहिरीन जो वहाँ पे मौजूद थे या जो इज़हार यकजहती के लिए, ईरान की लीडरशिप से इज़हार यकजहती के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने जो आयतुल्ला खमनाई हैं उनकी और साथ ही साथ जो ईरानियन कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी मुश्तरका तस्वीर जो है वो प्ले कार्ड्स के ज़रिए उनकी ये तस्वीर बनाई है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर में जनाब ये है कि सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी देने के इल्ज़ाम में अमेरिका के साबिक डायरेक्टर FBI जेम्स कॉमी उनको फेडरल कोर्ट के अंदर जो है वो पेश किया गया। बेसिकली उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी पोस्ट की थी जिसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि जनाब इन्होंने धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की। अब वो बेसिकली चंद नंबर्स थे जो उन्होंने लिखे थे, उसको डिकोड करके कहा गया कि जनाब उन्होंने एक्चुअली ये बात कही है। उनको कोर्ट में पेश किया गया लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। इससे पहले भी एक केस के अंदर जो है वो कोर्ट का सामना कर चुके हैं लेकिन उसमें भी इनकी बचत हो गई थी। इसके अलावा जनाब ईरानी हमलों में मुतासर होने वाली जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी है उसने अब दोबारा काम शुरू कर दिया है और बताया गया है कि 14 अप्रैल से जो है वो दोबारा उसकी पैदावार ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 8 अप्रैल को जो ईरानी हमलों में होने वाले नुकसानात के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही जो है वो ऑयल रिफाइनरी ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के हवाले से मैंने शुरू में आपको बताया था एक बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर क्या है, द डिप्लोमैट के अंदर एक्चुअली ये खबर छपी है। इस खबर में लिखा है कि अप्रैल में अब तक ग्वादर की जो बंदरगाह है उसने तकरीबन 11,000 मियारी शिपिंग कंटेनर्स को हैंडल किया है और एक ऐसी बंदरगाह के लिए जिसने पूरे 2025 में साल 2025 में तकरीबन 8,300 कंटेनर्स को हैंडल किया था। यानी पूरे साल के अंदर वहाँ पे शिपिंग में सिर्फ 8,300 कंटेनर्स वहाँ पे आए थे। लेकिन जब से जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से लेकर अब तक वहाँ पे इतने शिप्स आए हैं कि सिर्फ इस 2 माह के अरसे के अंदर ही तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर ही जो है वो 11,000 कंटेनर्स जो हैं वहाँ पे हैंडल किए गए हैं। यानी वहाँ पे ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है बहरी जहाज़ों की और उसकी वजह यही है कि सामने जो है वो आपने हुर्मुज़ है, मतलब अच्छा सामने मैं इस तरह कह रहा हूँ सामने वाली सड़क पे, लेकिन ग्वादर से आगे जाके जो है वो ज़ाहिर बात है जो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपने हुर्मुज़ की जो सूरत हाल बनी हुई है जिसकी वजह से बहुत से जो बहरी जहाज़ हैं वो ग्वादर के ऊपर लंगर अंदाज हो रहे हैं और वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो ऑफलोड कर रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि आपने हुर्मुज़ के करीब ग्वादर का महलो वकू एक तंग चौकी जहाँ से आलमी तेल और माया कुदरती गैस का तकरीबन 20% बहता है, इसे स्ट्रेटेजिक अहमियत देता है। ये और ग्वादर की मशरक़ी खलीज का गहरा पानी जो उसे बड़े कार्गो जहाज़ों को संभालने की सलाहियत देता है ने चीनी सरमायाकारी को राग़िब किया, लेकिन इन फ़वाइद के बावजूद बंदरगाह गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आई है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। इसके साथ साथ कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी खबर शामिल कर लें।
और उसमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो, आज आप जानते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो एक ट्वीट करके एक फहरिस्त जो जारी की गई थी कि जनाब ये लोग जो हैं वो मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से, तो उन्होंने इस लिस्ट को जो है उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा जनाब ये लिस्ट जो है इसे मनसूख समझा जाए। और मेरी समझ से बाहर है, मतलब एक 6 बंदों की लिस्ट के ऊपर भी जो है वो ये नाम नहीं दे सकते। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी माजी के अंदर लिस्टों के हवाले से बहुत कुछ हो चुका है। तो और सवाल ये है कि अगर ये लिस्टें बन भी जाएंगी तो कौन मिल लेगा जाके, वहाँ पे तो मिलने नहीं दे रहे वो किसी को। लेकिन वो भी जो है सलमान अकरम राजा साहब ने वापस ले ली। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो ये है कि जनाब चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुतल्लिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट पाकिस्तान को नहीं देगा। इस्लामाबाद में मीडिया को गैर रस्मी ब्रीफिंग में चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब ने गुज़िश्ता 3 साल में जितनी रिकवरी की है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नैब जब रिकवरी करता है तो उसे अपने पास कुछ नहीं रखता, बल्कि तमाम रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जो है वो जमा करवा दी जाती है। चेयरमैन नैब ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ से फंडिंग देती है, 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है। चेयरमैन नैब ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीजेस जारी नहीं करते। कई केस FI और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुलजिम की भी इतनी ही इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। तो ये जनाब आपकी अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।